Okay, students, I hope you are all well and healthy and ready to learn a new things. तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा ये पूरा वीडियो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी में जाने वाला है। हिंदी मतलब बाइलिंगुअल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है इसमें। इसकी जो इंग्लिश में वीडियो रिकॉर्डेड है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब ये जो लेक्चर है हमारा एक क्लास 3 का। क्लास 3 ये हमारा पहले रिकॉर्ड हो चुका है और वो अपलोड भी है। अब हम क्लास 3B करें, मतलब दूसरा पार्ट का। मैं इसे पार्ट्स में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं क्लास 3 में, और फंडामेंटल राइट्स इतने बड़े हैं और इतने डिटेल में करवाने पड़ते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंटली इसे करवाना पड़ता है। इसीलिए ये चैप्टर, ये लेक्चर जो है वो मैं पार्ट्स में बना रहा हूँ। ओके, हमने पार्ट ए में क्या देखा, राइट टू इक्वालिटी देख ली, जिसमें हमने आर्टिकल 40 तो आर्टिकल 80 कर लिया। आज हम करेंगे राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम एंड राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। ये दो पार्ट्स हम करेंगे। फंडामेंटल राइट्स को ये मैंने पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही पार्ट्स में डिवाइड है। हमारे बंधारण में ही इसे पार्ट्स में डिवाइड करा कि राइट टू इक्वालिटी में हमारे 14 से 18 तक आर्टिकल्स है, राइट टू फ्रीडम में 19 से 22 तक आर्टिकल्स है। ओके, इस तरह सब डिवीजन किया गया है, तो मैं इसे पार्ट्स में उसी तरह से करवा रहा हूँ। तो हम राइट टू फ्रीडम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं राइट फ्रीडम। सो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 90 से स्टार्ट होता है। आर्टिकल 90 क्या कहता है? फ्रीडम मतलब आपको आज़ादी दी जाती है, किस चीज़ की? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने की आज़ादी है और अपने फीलिंग्स शेयर करने की भी आज़ादी है। ओके, आप टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब आप इकट्ठा हो सकते हो, आप कहीं एक ग्रुप बना सकते हो, लेकिन ऐसा ग्रुप जो पीस के लिए काम करता हो। पीसेबल मतलब आप शांति से आप ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ कोई आर्म नहीं होना चाहिए, मतलब गन्स या किसी तरह का हार्मफुल आपके पास नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, आप कुछ भी एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, ये आपका हक है। ओके, ये फंडामेंटल राइट्स मतलब आपके हक बोल रहे हैं, तो आप कुछ भी एसोसिएशन बना सकते हो, कुछ भी यूनियन बना सकते हो। और इसमें एक चीज ऐड करके की गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आप बना सकते हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बना सकते हो। ओके, और आप इंडिया में फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो आप। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया में आप कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हो। ओके, और कहीं भी आप रिसाइड कर सकते हो, सेटल हो सकते हो। इंडिया में कहीं भी आप रह सकते हो, वहां जॉब कर सकते हो, वहां सेटल हो सकते हो। और आप कहीं भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, कहीं भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो। ये आपका राइट टू फ्रीडम में था, लेकिन ये क्या किया, रिपीट कर दिया गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये चीज निकाल दी गई कि आप कहीं भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आप कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तौर पे निकाल दिया गया है। ओके, जब 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उस वक्त ये चीज निकाल दी गई। अब ये आपका प्रॉपर्टी एक्वायर करने का फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये आपका लीगल राइट जरूर है। प्रॉपर्टी एक्वायर करने का ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं रहा, लेकिन ये आपका लीगल राइट हो गया। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में पीछे से ऐड किया गया, आई थिंक 300 के आसपास, 300 के आसपास ये प्रॉपर्टी को वापस से एक्वायर ऐड किया गया। लेकिन ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं रहा, लेकिन ये आपका लीगल राइट हो गया। अब फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट में क्या डिफरेंस है? फंडामेंटल राइट होगा तो आप सीधे कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन अगर लीगल राइट है तो आप कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकते। राइट, ये आपका हक नहीं रहा कि आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपका एक और है फ्रीडम मिलती है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मतलब आप कुछ भी प्रोफेशनली कर सकते हो,
आप कुछ भी प्रोफेशन एक्वायर कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन आप कैरी कर सकते हो, और आप ट्रेड और बिजनेस भी किसी भी तरह का ट्रेड और बिजनेस कर सकते हो। ये आपको राइट टू फ्रीडम दे दिया। लेकिन यहाँ एक और चीज है, राइट टू फ्रीडम जो आपको मिला है उसमें ये चीज समझिए कि आपको ये आर्टिकल 90 जो है वो पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब आप पूरी तरह से उसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आपके पास कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, इसमें कुछ लिमिटेशन है। चलिए पहले से शुरुआत करते हैं कि मतलब आपको स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम दी गई है। आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो, बट आप किसी की डिग्निटी को हार्म नहीं कर सकते, राइट? गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आप किसी की डिग्निटी को हार्म नहीं कर सकते। किसी के कास्ट के बेस पे, किसी के रिलीजन के बेस पे आप कुछ नहीं बोल सकते, राइट? ये लिमिटेशन है। और एक और चीज दी गई, आप स्ट्राइक कर सकते हो, ऐसे सॉरी स्ट्राइक नहीं, असेंबल हो सकते हो पीसफुली, मतलब आप ज्वाइन हो सकते हो, ग्रुप की तरह एक ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन पीसेबल, आराम से, शांति से, किसी तरह का वायलेशन के बाद। अगर आपने वायलेशन किया तो आपका वो राइट नहीं रहता, मतलब आर्टिकल 90 में इंक्लूड नहीं होते। आप यूनियन और एसोसिएशन बना सकते हो, देखिए कितना आसान है। आप कोई भी किसी भी तरह का यूनियन और किसी भी तरह के एसोसिएशन, एनजीओ, कुछ भी आप बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आप बना सकते हो, लेकिन इसने भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। आप ऐसे एसोसिएशन नहीं बना सकते जो इंडिया की इंटीग्रिटी को, उनकी अखंडता को डैमेज करता हो। ऐसे एसोसिएशन नहीं बना सकते जो बोलते हैं चलो भारत के भागला करते हो, डिवाइड इंडिया। ऐसे एसोसिएशन नहीं बना सकते। ये लिमिटेशन भी है हमारे पास। आप इंडिया में कहीं भी मूव हो सकते हो, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते। कुछ ट्राइबल एरिया से जहां आप फ्रीली नहीं जा सकते, और जो ट्राइबल एरिया है वहां आप रिसाइड और सेटल भी नहीं हो सकते। क्यों? कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं ट्राइबल एरिया में जाना चाहता हूँ, क्यों नहीं जाने देते मुझे? ट्राइबल कम्युनिकेशन, आप वहाँ ट्राइबल कम्युनिटी में जा सकते हो, लेकिन आप वहाँ सेटल नहीं हो सकते। आप रिसर्च पर्पस के लिए जा सकते हो, वहाँ सेटल नहीं होने का रीजन है कि ट्राइबल कम्युनिटी है, उसके कुछ स्पेशल कल्चर है जो वो फॉलो करते हैं, स्पेशल रिलीजन है जो वो फॉलो करते हैं, कुछ रिचुअल्स है, कुछ ऐसे प्रथाएं हैं जो वो फॉलो करते हैं। आपका वहाँ सेटल होना उनके कल्चर को डैमेज कर सकता है, इसीलिए यहाँ ये लिमिटेशन दी गई है, यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। अब प्रॉपर्टी एक्वायर वो तो निकल गया है, लेकिन आप किसी भी तरह की प्रैक्टिस, प्रोफेशन ये सब नहीं कर सकते। आप कहते हो मैं ड्रग डीलर बनना चाहता हूँ, आप नहीं बन सकते भाई। आपके पास राइट जरूर है, आप कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ भी जॉब कर सकते हो, कुछ भी बिजनेस कर सकते हो, लेकिन ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहिए जिससे इंडिया की डिग्निटी को डैमेज हो, इंडिया की अखंडता को डैमेज हो। ऐसे प्रोफेशन आप नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल 90 था। आर्टिकल 90 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज आपको दे देता है, आपको स्पीच करने की, आपको बोलने की आजादी दे देता है। लेकिन आर्टिकल 90 का एक माइनस पॉइंट है, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होने पर आर्टिकल 90 अपने आप कैंसल हो जाता है। आर्टिकल 90 आपसे छीन लिया जाता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। ये हम बाद में देखेंगे जब हम नेशनल इमरजेंसी के लेक्चर करेंगे। अभी बस ये समझ लो कि आर्टिकल 90 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए भी और सबके लिए भी। और ये सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं लगता है, इंडिविजुअल पे भी लगता है। आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोला है। आप बोल सकते हो गवर्नमेंट के खिलाफ, आपके पास आज़ादी है, लेकिन आप किसी की डिग्निटी को, किसी के रिलीजन के बेस पर, किसी की कास्ट के बेस पर आप नहीं बोल सकते। ये आर्टिकल 90 बहुत बड़ी चीज है आपके लिए, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस
ये क्या कहता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। कैसे फ्रीडम को? अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ जो पूरा लाइन दिखा है उसे मैंने स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, कैन नॉट अप्लाइड लॉ ऑन पास्ट। मतलब आप क्या करें, आपने कोई क्राइम किया है, ओके, आपने कोई क्राइम किया है, अब उस क्राइम के जो लॉ है वो दो लॉ है। पुराना लॉ था, वो चेंज होके नया लॉ आ गया। पुराना लॉ था, वो चेंज होके नया लॉ आ गया। अब जो नया लॉ आया है, आपको जो क्राइम के खिलाफ जो भी आपको पनिशमेंट मिलेगी वो नए लॉ की मिलेगी, पुराने लॉ की नहीं। मतलब आप किसी तरह के क्रिमिनल ऑफेंस में, किसी तरह के सिविल ऑफेंस में पकड़े गए, किसी भी तरह का ऑफेंस में कुछ भी वायलेशन किया आपने, लॉ इन्फोर्समेंट में किसी भी तरह का वायलेशन किया, अगर वो लॉ पुराना है तो वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। नया लॉ होगा, वही आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट, उसमें डबल जियोपेरिडी दी गई है। डबल जियोपेरिडी मतलब आपने एक क्राइम किया, आपने कुछ भी ऑफेंसिव किया, कुछ भी वायलेशन किया, आप उसके लिए अरेस्ट भी हुए और आपको पनिशमेंट भी मिल गई, आपको पनिशमेंट भी मिल गई। अगर आपको एक बार पनिशमेंट मिल चुकी है तो दूसरी बार आपको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती सेम क्राइम के लिए। अगर आपने कोई नया क्राइम किया तो उसके लिए वापस से पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन अगर आपने सेम क्राइम के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं दी जाती। इसीलिए आपके यहाँ कई बार देखते हैं तो क्रिमिनल्स को जब अगर वो 3-4 साल जेल में रह लेता है, ओके, 3-4 साल जेल में रह लेता है और अगर उसके ऊपर क्राइम वापस से वापस जेल में चलता रहता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे कम सजा देती है क्योंकि वो 3 साल जेल में था। अच्छा चलिए ये सोचिए, हाई कोर्ट ने किसी क्रिमिनल को सजा दी कि उसे 10 साल जेल में रहना है, ओके, हाई कोर्ट ने किसी क्रिमिनल को सजा दी कि उसे 10 साल जेल में रहना है। अब उसने क्रिमिनल ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में अपनी वो वापस से केस डाल दिया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया। अब वो बंदा जो क्रिमिनल है वो 4 साल जेल में रहा, सुप्रीम कोर्ट में किया तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उसे वापस से 10 साल की सजा नहीं सुनाएगी, सुप्रीम कोर्ट उसे 4 साल कट करके मतलब 6 साल की सजा सुनाएगी। आपको लगेगा यार ये तो सुप्रीम कोर्ट ने सजा कम कर दी, नहीं, वो 4 साल जेल में रह चुका है, राइट। तो जितनी भी सजा होगी उसमें से 4 साल कट कर दिया जाएगी। इसे कहते हैं डबल जियोपेरिडी, कि आपके एक ही क्राइम के लिए दूसरी बार आपको सजा नहीं होती। और एक और चीज, जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया हो, मतलब जो भी पर्सन अरेस्ट हो किसी वायलेशन के खिलाफ, किसी ऑफेंस के खिलाफ, तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि आप विटनेस बन जाओ, यार मतलब मैंने क्राइम किया और मैं ही विटनेस हूं, आप नहीं बोल सकते, ओके। ये आपका राइट है, आपको फोर्स नहीं किया जाता कि चलो आप मुझे आपने जो क्राइम किया है उसके एविडेंस दो, ऐसा नहीं होगा। आपको नार्कोटिक्स टेस्ट और ये सब वैलिड है, लेकिन आपको फोर्सफुली किसी तरह की विटनेस हिसाब से नहीं ली जा सकती। यह है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 आपको फ्रीडम देता है किस चीज की, ऑफेंस करने के बाद अपने आप को सेव करने की, ओके। मतलब आपका ऑफेंस, जिस तरह से आपने ऑफेंस किया है उसके सामने आपको सेफ मिलता है, किससे, गवर्नमेंट से। हो सकता है आपने आप कुछ ऐसा करो जिससे गवर्नमेंट को डैमेज हो रहा हो, गवर्नमेंट आप अपने इस आर्टिकल्स का गलत तरीके इस्तेमाल कर, अपने पावर्स का, पुलिस फोर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा हो, ऐसे में ये आर्टिकल्स आपको प्रोटेक्शन देते हैं। आर्टिकल 21 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेम एज आर्टिकल 19। आर्टिकल 21 कहता है कि आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दी जाती है। आर्टिकल 21 आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दी जाती है। आपके पास ये राइट है कि आप अपने लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को सिक्योर करें। नो पर्सन शैल बी डिप्रीव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब आपकी राइट है कि आप अच्छी जिंदगी जिए, पर्सनल लिबर्टी के साथ जिए। अब यहाँ दो वर्ड्स हैं, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस दोनों की डेफिनेशन दी है कि आप लाइफ किसे कहोगे और पर्सनल लिबर्टी किसे कहोगे। इसकी डेफिनेशन बहुत इतने डिटेल में नहीं दी गई है, तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा अलग तरह से देखा है।
तो राइट टू लाइफ क्या है कि आप डिग्निफाइड लाइफ ले, मतलब इज्जत के साथ अपनी लाइफ जी रहे हो, तो ये आपका राइट टू लाइफ है। आपकी लाइफ क्वालिटी हो, आपकी लाइफ में क्वालिटी हो, राइट टू क्वालिटी मतलब आपकी लाइफ में क्वालिटी हो, आप अच्छे से अच्छी एयर डिजर्व करते हो, आप फ्रेश एयर डिजर्व करते हो, फ्रेश वाटर डिजर्व करते हो, अच्छा फूड डिजर्व करते हो। और ये चीज़ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको फूड, एयर एंड वाटर आपको दिलवाए, कम पॉल्यूशन वाली लाइफ आपको दिलवाए। ये राइट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कहाँ से? आर्टिकल 21 से। तो आपकी लाइफ आपके राइट। सेम पर्सनल लिबर्टी आती है। पर्सनल लिबर्टी किस में आती है? नो बॉन्डेड लेबर। आप किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते, ना ही किसी से करवा सकते। आप डिसेंट एनवायरनमेंट डिजर्व करते हो। आपका हेल्थ आपकी पर्सनल लिबर्टी में आता है। फूड एंड वाटर क्वालिटी भी पर्सनल लिबर्टी में आती है। राइट टू मैरिज एंड राइट टू प्राइवेसी, ये दोनों चीजें पर्सनल लिबर्टी में आती है। इसमें एक और चीज आप ऐड कर सकते हो पर्सनल लिबर्टी में, प्रेगनेंसी ऑफ वुमन। वुमन ये कह सकती है मेरा शरीर है, मुझे चाइल्ड चाहिए या नहीं, ये मेरा डिसीजन होगा या हम दोनों का डिसीजन होगा। ये भी पर्सनल लिबर्टी में आप इंक्लूड कर सकते हो। आप किसी साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। पर्सनल लिबर्टी बहुत बड़ी चीज है, आप उस पर बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। पर्सनल लिबर्टी मतलब मेरी लिबर्टी, मेरा राइट है, मेरा शरीर है, इसे कैसे रखना है वो मेरा डिसीजन होगा। राइट? आपकी हेल्थ आपका डिसीजन होगा। फूड एंड वाटर क्वालिटी आपको डिसीजन होगा। आपको फूड एंड वाटर क्वालिटी अच्छी मिले, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपको जो भी पर्सनल लिबर्टी में चाहिए वो सब आपको दिलवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की। इसलिए आर्टिकल 21 इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपको पर्सनल लिबर्टी देता है, आपको डिग्निफाइड लाइफ देता है, एक इज्जत दिलाता है सोसाइटी के अंदर। राइट? ओके, आर्टिकल 21 है, ये लास्ट में ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दौरान, पहले नहीं था। ओके, आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 ये कहता है राइट टू एजुकेशन, हक है मेरा पढ़ने का, पढ़ाई करने का हक है मेरा। अब इसमें पढ़ाई करने का हक दिया गया है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी गई है? स्टेट को, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। स्टेट सेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिलवाए। कब तक? जब तक आपकी एज 6 to 14 के बीच में हो, मतलब 6 साल के और 14 साल के अंदर आपको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना होगा। ये होगा स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अगर ये चीज़ नहीं मिल रही है तो आप स्टेट के ऊपर केस कर सकते हो। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन हमारे पास है यार। मतलब ये सोच के देखो ना, आपको पढ़ाई करने का राइट दिया जा रहा है। हमारे देश में पढ़ाई करने का राइट दिया जा रहा है। ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना पड़ेगा, ये चीज भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देनी पड़ेगी यार। यार पढ़ाई करने का राइट तो हर किसी का होता है ना, लेकिन हमें इसे कॉन्स्टिट्यूशन में डालना पड़ा। आप सोच के देखिए यार, मतलब क्या है, वो भी इतने सालों बाद, पहले नहीं था। चलिए आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। मतलब आप अरेस्ट और डिटेंशन हो रहे हो तो ऐसे में आपको प्रोटेक्शन भी दी जाती है। कैसी प्रोटेक्शन? आपको किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है, वो ग्राउंड, वो बेस आपको बताना पड़ेगा। आपने क्या क्राइम किया है जिसकी वजह से आपको अरेस्ट किया जा रहा है, कौन सा ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी वजह से आपको अरेस्ट किया जा रहा है, वो आपको बताना पड़ेगा। राइट टू कंसल्ट, मतलब आप लॉयर हायर कर सकते हो, लॉयर हायर कर सकते हो। राइट टू कंसल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप सोच के देखिए, आप हाई कोर्ट में हैं, चलिए आपने कोई ऑफेंस किया है, पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप क्या बोलते हो, लॉयर हायर नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट आपको अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर देगी, अपना वकील देगी, जिसकी फी गवर्नमेंट पे करती है। मतलब आपको अरेस्ट किया किसी क्राइम के लिए, आपके पास फी नहीं है तो आपके लिए गवर्नमेंट लॉयर हायर करती है। सोच के देखो ना। और आपके पास ये चॉइस है कि आप लीगल प्रैक्टिशनर कैसे करना चाहते हो।
ये अपनी चॉइस है। और एक और चीज़ आपको प्रोटेक्शन देती है कि आप अगर अरेस्ट हुए तो आपको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट मतलब नज़दीकी मैजिस्ट्रेट के 24 घंटे में उसके सामने आपको पेश करना होगा। नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर। आर्टिकल 22 में सोच के देखिए, आप अरेस्ट हो रहे हो, कोई क्रिमिनल को इतनी ज्यादा फ्रीडम दी जा रही है कि उसे उसे अपने आप को बचाने का मौका दिया जा रहा है। अच्छा, ये जो है फंडामेंटल राइट्स, ज़्यादा लोग सोचते हैं कि यार मतलब ये क्यों दिए गए, तो ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए और ये गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेशन करने के लिए दिया गया है। गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेशन करने के लिए दिया गया है, राइट। मतलब फंडामेंटल राइट क्या है, गवर्नमेंट की पावर कम कर रही है। हमने पहले डिस्कस किया था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, पावर देता है, साथ में लिमिटेशन भी देता है और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। फंडामेंटल राइट उसी तरह का दिख रहा है आपको, ये पावर भी दे रहा है, पावर भी दे रहा है, लेकिन साथ में लिमिटेशन भी दे रहा है और साथ ही साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा है। आर्टिकल 21A स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप फ्री एजुकेशन दिलवाओगे, फ्री एंड फेयर एजुकेशन। आर्टिकल 22 लिमिटेशन दे रहा है गवर्नमेंट को कि आप किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको अरेस्ट करना है तो उसे ग्राउंड बताना होगा, उसे लॉयर देना होगा। यार मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सारी चीजें हैं। चलिए, तो हमारा राइट टू फ्रीडम कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। दो ही आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, दो आर्टिकल से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आर्टिकल 23 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग मतलब आप सेलिंग और बाइंग नहीं कर सकते मैन, वुमन और चिल्ड्रन के लाइक गुड्स की तरह। मतलब आप किसी सामान की तरह ह्यूमंस को सेल और बाय नहीं कर सकते। अच्छा, ये आर्टिकल्स आपको दहेज प्रथा के साथ ज्वाइन हुआ नहीं लग रहा? दहेज प्रथा में क्या दिखाते हैं हम, आपको बाय करें ऐसा चीजें नहीं दिखाते, राइट। तो ये चीज यहाँ पे बैन है, मतलब आप वुमन, चिल्ड्रन और मैन को बाय नहीं कर सकते, ये किसी ह्यूमन को खरीद नहीं सकते, उसे सेल नहीं कर सकते, राइट। हमने बैन कौन सा किया, देवदासी भी बैन कर दिया हमने। देवदासी तो हमारे तमिलनाडु में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में रहती थी, उसे बैन कर दिया। देवदासी का मतलब क्या होता है कि गर्ल्स होती है जिसे मंदिर में काम करने के लिए रखा जाता है, ऐसी चीज़ें होती थी जो मंदिर में काम करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वहाँ के जो प्रीस्ट थे वो उनका इस्तेमाल करते थे, ऐसा कुछ हिस्ट्री में देखा गया है, तो हमने उसे भी बैन कर दिया आर्टिकल 23 से। अब ये प्रोहिबिशन है, मतलब ये नेगेटिव है, लेकिन इसे पॉजिटिव टर्म में हम देख सकते हैं कि आपको किसी गुड्स की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप वुमन और चिल्ड्रन से प्रोस्टिट्यूट नहीं करवा सकते, जिसे हम कहते हैं वैश्यवृत्ति टाइप, है ना, हाँ, उसे किसी तरह का बिजनेस नहीं करवा सकते। मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहता, आप समझ गए होंगे। स्लेवरी और बैगर नहीं करवा सकते, मतलब उसे नौकर, अपने स्लेव नहीं बना सकते और उससे बैगर नहीं करवा सकते। ये आर्टिकल 23 है। अच्छा, ये आर्टिकल 23 स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल पे भी लागू होता है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, मतलब आप फैक्ट्री में चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। 14 साल की कम उम्र के बच्चे को आप किसी भी फैक्ट्री में, माइन में और कोई भी हजार्डियस एक्टिविटी में आप उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिला सकते। आर्टिकल 24 नेगेटिव है, आपको प्रोहिबिट करता है चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट करने को। लेकिन इसमें एक प्लस, एक चीज जो हमने दी गई हुई है कि अगर आपका चाइल्ड है, आपका कोई शॉप चल रहा है, तो उसका एजुकेशन खत्म हो, मतलब उसका स्कूल टाइम खत्म हो, उसके बाद वो आपको शॉप में या आपके किसी काम में हेल्प कर सकता है। इतनी आज़ादी दी गई है। यहाँ कंप्लीट बैन की तरह दिखाया गया है, लेकिन यहाँ कुछ लिमिटेशन दी गई, कुछ फ्रीडम दी गई है। आपका बेटा है, अगर वो उसका स्कूल आवर खत्म हो गया तो आपको वो शॉप में, फैक्ट्री में थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है,
फैक्ट्री में तो नहीं करेगा, लेकिन आपकी शॉप है या किसी ऐसी जगह है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो और वो हजार्डियस नहीं है, मतलब बच्चों के लिए डेंजरस नहीं है, तो वहाँ वो आपकी हेल्प कर सकता है। इतनी आज़ादी इस आर्टिकल 24 में दी गई है। चलिए, तो यहाँ हमारा ये लेक्चर भी खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आर्टिकल 25 से स्टार्ट करेंगे। राइट टू रिलीजियन और ये सब है उसमें, वो भी बहुत मजा आएगा आपको। आई होप आपको ये देख के मजा। You can't start the next chapter of your life if you keep rereading the last one. ज़िग ज़िगलर अमेरिकन ऑथर थे जिन्होंने ये लाइन लिखी थी कि आप नया चैप्टर अपनी लाइफ में कभी तभी स्टार्ट करते हो जब आप अपना पुराना चैप्टर क्लोज करते हो।